दोस्तों, दुनिया में कई सारी चीज़ें ऐसी है जिन्हें समझना और समझाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये साइंस और समझ के दोनों के परे होते हैं। उन्हीं में से एक है बरमूडा ट्रायंगल। काफ़ी सालों से ये धरती की सबसे खतरनाक और रहस्यमय जगहों में से एक मानी जाती है। पिछले कई सालों में इस ट्रायंगल के अंदर जो भी जहाज गया है वो या तो गायब हो गया या तो गुमशुदा। यहाँ तक कि इस ट्रायंगल के इलाके के ऊपर से जो भी प्लेन्स उड़ते हैं वो रहस्यमय रूप से कहीं पे गायब हो जाते हैं और फिर से दिखाई नहीं देते। आज तक बरमूडा ट्रायंगल में करीब 2000 से ज़्यादा शिप्स और 200 प्लेन्स गायब हो चुके हैं। दुनिया भर के कई लोग इसे एलियन का घर मानते हैं, तो कई लोग दूसरी दुनिया का दरवाजा मानते हैं। वही कुछ लोग मानते हैं कि यहाँ विशाल रहस्यमय समुद्री दानव रहते हैं। लेकिन बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य कोई भी अच्छी तरीके से सुलझा नहीं सका। कहते हैं आज तक जो भी इस जगह के करीब गया फिर से वापस नहीं लौटा। लेकिन कुछ साल पहले एक इंसान बरमूडा ट्रायंगल से वापस आया और उसने अपनी किताब के जरिए दुनिया को जो बातें बताई उन्होंने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। बरमूडा ट्रायंगल की खोज सालों पहले ही हो गई थी, जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने दुनिया को बताया। जब उन्हें समंदर में एक ऐसी जगह मिली जहां जाने के बाद दिशा दिखाने वाला कंपास से लेकर कई सारे मैकेनिकल इक्विपमेंट्स काम करना बंद कर देते थे, जिसके बाद से ये रहस्यमय जगह दुनिया के सामने आई। बरमूडा ट्रायंगल असल में कोई एक जगह नहीं है, बल्कि ये आइलैंड्स ऑफ बरमूडा, प्यूर्टो रिका और मायामी, इन 3 जगहों के बीच बना एक ट्रायंगल है जो कि कई लाख स्क्वायर मील तक फैला हुआ है। 4 दिसंबर 1970 ब्रूस नाम का एक पायलट अपने पिता और बिजनेस पार्टनर के साथ बहामास के एक आइलैंड एंड्रोस से फ्लोरिडा जाने के लिए प्लेन से निकले थे। अगर मैप पर देखा जाए तो एंड्रोस आइलैंड बरमूडा ट्रायंगल के लाइन में प्यूर्टो रिका और फ्लोरिडा के बीच में आता है, जहां आज तक हजारों कार्गो शिप्स और विमान गायब हो चुके हैं। ये करीब 90 मिनट का रास्ता था। ब्रूस ने आइलैंड से टेक ऑफ किया और प्लेन आसमान में धीरे धीरे ऊंचाई पर जा रहा था। तकरीबन 1000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचने पर ब्रूस को सामने एक छोटा सा काला बादल नजर आया, जो कि असल में धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। न कि इस वजह से कि वो उनके नजदीक जा रहे थे, बल्कि वो बादल सचमुच में बड़ा होते जा रहा था। ब्रूस को उसके अंदर से जाना पड़ा और वो दूसरी तरफ से आसानी से उस काले बादल से निकल आए। लेकिन थोड़ा और आगे जाने पर जब प्लेन 11,500 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा, तब ब्रूस को अपने सामने पिछले बादल की तरह ही एक और घना बादल नजर आया, जो पिछले वाले से काफी ज्यादा बड़ा था। लेकिन ब्रूस के पास उस बादल के अंदर से गुजरने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था। जैसे ही वो बादल के अंदर चले गए तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ किसी रात की तरह अंधेरा छाया हुआ था। बादल इतना घना था कि उसके बाहर धूप होने के बावजूद भी सूरज की एक भी किरण उस बादल के अंदर दिखाई नहीं दे रही थी, और ना ही ये कोई तूफानी बादल था जिसके अंदर बारिश हो रही हो। ब्रूस को अब थोड़ी चिंता होने लगी, लेकिन फिर भी वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे और तभी उस बादल के अंदर कोई तेज रोशनी चमकी। लेकिन ये कोई बिजली की कड़क नहीं थी, वो रोशनी इतनी तेज थी कि उसने काले घने बादल को पूरी तरह से रोशन कर दिया था। ब्रूस ये सब देखकर भी खुद को संभालते हुए प्लेन आगे ले जा रहे थे और ऐसे ही तकरीबन 30 मिनट तक वो उस बादल के अंदर बढ़ते ही रहे। लेकिन आगे एक चीज ने ब्रूस को चौंका कर रख दिया। दरअसल उसके सामने वही बादल फिर से आया जो इससे पहले 1000 फीट की ऊंचाई पर उन्हें नजर आया था, लेकिन अब वो काफी बड़ा हो चुका था, जिसके अंदर अब ये प्लेन उड़ रहा था और साथ ही अब ये बादल एक सिलेंड्रिकल साइक्लोन की तरह घूमना भी शुरू हो गया था। इतनी देर उस बादल के अंदर प्लेन उड़ाने के बाद ब्रूस को ये लगने लगा कि वो अब इससे कभी भी बाहर ही नहीं निकल पाएंगे। लेकिन कुछ ही देर बाद ब्रूस को सामने के छोर पर एक लाइट दिखाई दी, जिसने ब्रूस को एक उम्मीद दिलाई और उससे बाहर निकलने के लिए ब्रूस उस तरफ बढ़ने लगे। लेकिन जैसे जैसे वो उस लाइट की तरफ बढ़ते गए, वो बादल एक टनल की तरह से बंद होने लगा, जैसे कि वो बादल अचानक से बंद हो रहा हो। उसी के साथ प्लेन के सारे सिस्टम्स भी फेल होने लगे। कंपास उल्टी दिशा में घूमने लगा। उस समय मानो सारे क्लाउड्स किसी टॉर्नेडो के जैसे घूम रहे थे, लेकिन ब्रूस प्लेन को आगे बढ़ाते रहे, इस उम्मीद में कि जिंदा रहूंगा तो दुनिया को ये बातें बता सकूंगा।
और आखिरकार वो उस बादल से बाहर निकल आए। कुछ देर के लिए सब कुछ सुन पड़ गया था। ब्रूस ने कहा, बादलों से बाहर निकलने के बाद 5 सेकंड्स तक उनका प्लेन इतना हल्का हो गया था कि जैसे प्लेन का कोई वजन ही ना हो। लेकिन फिर कई सारे सिस्टम्स काम करने लगे। ब्रूस ने प्लेन का कंट्रोल वापस ले लिया और उस बादल के बाहर मौसम बिल्कुल ठीक और बहुत अच्छा था और सब बहुत खुश हो गए थे कि आखिर उनकी जान बच गई। बाहर निकलते ही ब्रूस ने रेडियो सिस्टम से ग्राउंड स्टाफ को कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन ब्रूस का कॉल आते ही ग्राउंड स्टाफ की पैरों तले जमीन खिसक गई। ग्राउंड स्टाफ को ब्रूस का प्लेन रडार पे दिखाई नहीं दे रहा था, मानो जैसे उस प्लेन का कोई अस्तित्व ही ना हो। कुछ देर बाद प्लेन रडार पर दिखाई देने लगा और ग्राउंड स्टाफ ने ब्रूस को बताया कि वो मायामी के एयर स्पेस में है। ये सुनकर तो ब्रूस को अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि जो सफर उनको तय करना था वो 400 किलोमीटर का था, जिसके लिए आमतौर पर 90 मिनट उन्हें लगते हैं। लेकिन इस बार ब्रूस ने उस सफर की दूरी को सिर्फ 47 मिनट्स में ही पूरा कर लिया था, जो कि किसी भी तरह से मुमकिन ही नहीं था। जो प्लेन ब्रूस उड़ा रहे थे उसकी टॉप स्पीड ही 290 किलोमीटर पर आवर थी, जिस हिसाब से 400 किलोमीटर जाने के लिए कम से कम 85 मिनट तो लगने ही चाहिए थे। ब्रूस को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि प्लेन ने इतने कम समय में इतना ज्यादा डिस्टेंस आखिर कवर कैसे कर लिया। उन्हें लगा कि जरूर ग्राउंड स्टाफ से कोई गलती हुई होगी, लेकिन वो जब थोड़ा और आगे गए तो वाकई में वो लोग मायामी में थे। वहां लैंड होने के बाद ब्रूस इसी सोच में थे, इसलिए उन्होंने अपने प्लेन का फ्यूल टैंक चेक किया, जिससे उन्हें पता चले कि प्लेन कितने किलोमीटर सच में उड़ा था। लेकिन फ्यूल टैंक में भी उतना ही फ्यूल इस्तेमाल किया हुआ दिखाई दे रहा था जितना कि किसी 47 मिनट्स की राइड को जाने के लिए लगता है। ब्रूस इस मामले में गलत नहीं हो सकते थे। वो एक बहुत ही अच्छे पायलट होने के साथ साथ उन्हें काफी एक्सपीरियंस भी था। 20 साल की उम्र में ही ब्रूस को 6000 घंटों की उड़ान का एक्सपीरियंस था और जिस रूट से वो सफर करके आए थे उससे वो काफी अच्छे से जानते थे। ब्रूस के प्लेन ने आधी दूरी में ही पूरा सफर तय कर लिया था। दिन ब दिन ब्रूस इस सोच में उलझ रहे थे कि आखिर ये हुआ कैसे। उन्होंने कई सारे एक्सपर्ट्स और प्रोफेसर्स को इस बारे में बताया, लेकिन कोई भी ब्रूस को जवाब या वजह नहीं बता पाया। कहीं से कुछ भी पता न चलने पर ब्रूस ने खुद ही इसके बारे में पता लगाना शुरू किया और इस बारे में उन्होंने एक किताब भी लिखी। उनका यह मानना है कि जिस बादल में वो इतने समय तक थे वो एक इलेक्ट्रिक फॉग था, लेकिन उसकी वजह से इतने कम समय में इतनी ज्यादा दूरी कैसे तय हुई ये उन्हें भी नहीं पता चला। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये डार्क एनर्जी की वजह से हो सकता है। डार्क एनर्जी वही एनर्जी है जिसने स्पेस और यूनिवर्स को बढ़ाने का काम किया है। उनका कहना है कि इस डार्क एनर्जी के कारण ही टाइम मैनिपुलेट हुआ होगा, जैसे ब्लैक होल करता है। जैसे ब्लैक होल के पास जाते ही टाइम भी चेंज या फिर स्लो हो जाता है, वैसे ही उनका मानना है कि ऐसा वर्म होल उस बादल के अंदर भी फॉर्म हुआ होगा जिसमें ब्रूस फंस गए थे। लेकिन वो खुशकिस्मत थे कि वो उसमें से बाहर निकल पाए और इतने कम समय में मायामी में पहुंच गए। लेकिन ये सब सिर्फ थ्योरीज है और इन्हीं थ्योरीज से हम उन बातों को समझ सकते हैं जिन्हें समझना और समझाना नामुमकिन होता है। और आज भी किसी के पास इस बात का जवाब नहीं है कि ब्रूस इतने कम समय में मायामी कैसे पहुंचे। लेकिन कुछ और एक्सपर्ट्स अपनी थ्योरी बताते हैं कि उस दिन 84 सनस्पॉट्स दिखाई दे रहे थे और हवा 700 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रही थी, जिसने अर्थ के मैग्नेटोस्फीयर में गड़बड़ी की, जिससे वो इतनी जल्दी मायामी पहुंचे हो सकते हैं। और इससे ब्रूस की इलेक्ट्रॉनिक फॉग वाली बात भी कुछ हद तक सही हो सकती है। और जो बादल ब्रूस को बड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा था वो दो तरफ से हवाओं के अलग अलग हाई और लो प्रेशर की वजह से हो रहा हो सकता है। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि ये सब थ्योरीज है और कोई भी ये नहीं बता पाया है कि ब्रूस इतने कम समय में मायामी कैसे पहुंचे। हो सकता है कि आने वाले समय में हमें इस बात का पता चल जाए, लेकिन फिलहाल ये हादसा कई सारे बरमुडा ट्रायंगल के अजीब और रहस्यमय हादसों में जुड़ गया है। लेकिन ये पहली ऐसी घटना नहीं है जो बरमुडा ट्रायंगल में घटी है। 5 दिसंबर 1945 को 5 प्लेन एक साथ बरमुडा ट्रायंगल में गायब हो गए थे। इस घटना में एयरफोर्स ऑफिसर्स ट्रेनिंग लेसन्स लेते हुए समंदर में चले गए थे। कुछ लोगों का कहना है कि वो लोग दिशा भटकने की वजह से खो गए होंगे या उनका फ्यूल खत्म हो गया होगा। लेकिन उन पांचों में उनका एक टीचर भी था जिसे काफी ज्यादा एक्सपीरियंस था, जिसके लिए वो जगह बिल्कुल भी नई नहीं थी। इस हादसे को फ्लाइट 19 का नाम दिया गया और आज भी उनके गायब होने का राज एक
एक राज ही है। इस हादसे के 3 साल बाद उसी जगह प्यूर्टो रिका से मायामी जाने वाला एक पैसेंजर प्लेन भी गायब हो गया था, जिसमें 26 पैसेंजर्स और 3 क्रू मेंबर्स थे। उसी साल जनवरी में एक और पैसेंजर प्लेन गायब हुआ जिसमें 25 पैसेंजर और 6 क्रू मेंबर्स थे, लेकिन वो प्लेन भी आज तक नहीं मिल पाया है और आज भी बरमुडा ट्रायंगल का रहस्य ही बनकर रह गया। आपको क्या लगता है ऐसा कैसे हो गया होगा? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, वीडियो के नीचे लाल बटन है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दो और बाजू वाली बेल को क्लिक करके ऑल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर दो। प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलना।